क्या समझ ये माना जा सकता है हुँ, कि जो भी निर्भीक पत्रकार होता हुँ, है या वास्तव में पत्रकार हुँ। होता है, ऐसे पत्रकारों पे क्या सरकारें शिकंजा कसती हैं? हाँ, बस्ती में सरकार सोचती है कि पब्लिक अनपढ़ रहे, पब्लिक को कम से कम मालूम रहे, ये हमेशा ही होता था। यहाँ पे जब टिहरी में राजा होता था, तो वो भी 5 से आगे 5वीं क्लास से आगे किसी को पढ़ने नहीं देता था। क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो लोग अवेयर होंगे तो लोग सवाल उठाएँगे। शिव सेमवाल ने कभी ना कभी अपने हथियार के रूप में ब्लैकमेलिंग का भी कभी इस्तेमाल किया है क्या? अगर हमें ब्लैकमेलिंग करनी होती या सत्ता के साथ मिलके रहना होता, तो बोलते हैं ना कि मैं भी अमीर हो जाता अगर मेरा ज़मीर कमज़ोर हो जाता। तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा क्यों कायम हुआ? क्यों आप इस सरकार के खिलाफ साजिश करने के मामले आप पे लगे? तो हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को सुना और बड़ा दिलचस्प फैसला दिया। उन्होंने हमारा मुकदमा तो कैंसिल किया, उसको पेश कर दिया और लेकिन जिन्होंने हम पे मुकदमा लगाया था, उनकी जाँच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था सीबीआई को कि इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी जाँच की जाए। आपने यूकेडी की तरफ रुख क्यों किया और बाकी दलों को क्यों विचार में नहीं लाए? उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि पत्रकारिता में रहते हुए हम लोग जो दिल्ली वाले दल हैं, उनकी पॉलिटिक्स को अच्छे ढंग से देख परख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि हमें लगा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पे पूरा देश उपनिवेश बन गया था ब्रिटिश का, उसी तरीके से हमारा राज्य भी एक तरीके से दिल्ली वाले दलों का उपनिवेश बन चुका है। अगर दिल्ली वाली दलों की सरकार ना हो तो यहाँ एम्स भी नहीं आएगा। एम्स खुल गया है, आईआईएम काशीपुर में खुल गया है, ऑल वेदर रोड बन गए हैं, पूरे पहाड़ में विकास की बयार है, श्री केदारनाथ धाम जी में इतना खर्चा हो रहा, तो केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार है, इसलिए नहीं, तो हो पा रहा है। क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार रही है तब भी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने, तब भी तो एनएच बना, तब भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। ऐसा नहीं है, ये अगर ऑल वेदर रोड हैं तो फिर टोल टैक्स भी है। जनता तो पैसे दे ही रही है। तो आपके भी तो निजी स्वार्थ हो सकते हैं। राजनीति में मोटा माल होता है, तो कहीं आपके मन में भी तो मोटा कमाई करने का। आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपना बना-बनाया करियर छोड़ कर के। पत्रकारिता में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो स्वर्गीय एन डी तिवारी जी कहा करते थे कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो अपने कमाई के साधन अलग रखिए और राजनीति के साधन अलग रखिए। जो प्रधान बनता है वही गाँव की सारे कामों का ठेकेदार भी हो जाता है, वही ठेकेदारी करने लग जाता है। विधायक में विधायक निधि का कितना ही लोग शोर करते हो, लेकिन विधायक निधि में सबसे कमीशन का एक बड़ा हिस्सा विधायक को भी जाता है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी मजबूत है, नेता मजबूत है या सरकार मजबूत सरकार के मंत्री विधायक ही सदन में कई बार सवाल उठाते रहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। वो बीजेपी के बड़े नेता जब यहाँ आते हैं वो खुद भी इंटरनल मीटिंग्स में कहते हैं कि अगर भाजपा का अगर हमने टिकट हटा दिया तो तुम प्रधान भी नहीं बन पाओगे। तो वो साफ मतलब ये कहने के मतलब उनका कहने का मतलब ये साफ हो जाता है उनके कहने से भी कि अगर बीजेपी का झंडा ना हो, बीजेपी का डंडा ना हो, तो जो नेता हैं वो बहुत कमज़ोर स्थिति में हो जाएँगे। उत्तराखंड की धामी सरकार जिस तरीके से पत्रकारों पर भरोसा जता रही है, उससे तो यही लगता है कि उत्तराखंड की राजनीति में पत्रकारों की भूमिका अहम रहने वाली है। 2027 के चुनाव में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार ही मैदान में होंगे, दूसरे दलों से भी पत्रकार मैदान में होंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं शिव सेमवाल जी, उत्तराखंड की राजनीति में एक उभरता हुआ नाम है और पर्वत जन्म नाम से आपकी पत्रिका काफ़ी लोकप्रिय है। खोजी पत्रकारिता के नाम से आप जाने जाते हैं, यूकेडी में रह चुके हैं और अब अपना राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया है और धामी जी को 2027 में चुनौती देने के मन से एकजुट करने के लिए सभी विपक्ष दलों को दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या शिव सेमवाल जी के प्रयास हैं और क्या विपक्ष को धाकड़ धामी को मुकाबले में पस्त करने के लिए एकजुट हो पाएगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं शिव सेमवाल जी से। सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, नमस्ते। सन 2000 में श्रीनगर विश्वविद्यालय से आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद में राज्य गठन के साथ साथ उत्तराखंड की राजनीति को गहराई से अपने निशाने पर लिया और राजनीति में होने वाले उथल पुथल को खबर का रूप दिया। देखते देखते पर्वतजन एक बड़ी पत्रिका बन गई और एक वक्त ऐसा आया कि शिव सेमवाल पर
उत्तराखंड राज्य सरकार ने देशद्रोह जैसा मुकदमा कायम किया। जेल की सलाखों के पीछे ले जाने की साजिश रची गई। उसके बाद शिव सेवाल ने कसम खाई कि राजनीति में आऊँगा और राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए उसी गंदी राजनीति में कूद पड़ूंगा, वहीं पहुंचकर सफाई करूंगा। क्या पूरा मन में चल रहा था 2027 के विधानसभा चुनावों में, क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे शिव सेमवाल से। सेमवाल जी, मूल रूप से आप पत्रकार हैं, एक्सीडेंटल नेता हैं, तो इस समय मैं नेता के सामने बैठा हूँ, पत्रकार के सामने बैठा हूँ? दोनों ही स्थितियों में आप कह सकते हैं कि हम लोग जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। पत्रकारिता में हम लोग कलम के माध्यम से आवाज़ उठाते थे, अखबारों के खबरों के माध्यम से उठाते थे, अब लोग सड़कों पे आवाज़ उठाते हैं। जब तक जनता का आदेश रहेगा सड़कों पे उठाएंगे, जिस दिन जनादेश होगा उस दिन सदन में भी उठाएंगे। मूल रूप से आप खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जी। लेकिन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का गठन आपने किया। हम्म, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उत्तराखंड में 2027 के चुनाव में हम्म। कितनी तैयार है? हम लोगों की जो तैयारी है वो इस पे फोकस करती है कि हम लोगों ने जब भी उसके गठन के बाद से जब भी यहाँ पर इलेक्शन हुए, चाहे निकाय के इलेक्शन रहे हों, चाहे पंचायत चुनाव के इलेक्शन रहे हों, हमारा पूरा फोकस रहा है कि इन इलेक्शंस को अलायंस के माध्यम से लड़ा जाए और अकेले एक पार्टी चुनाव में जाने के बजाय जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं और उत्तराखंड के लिए बेहतर सोच वाली पार्टीज़ हैं, उन सबका अलायंस बनाया जाए। इस बार भी हमारी कोशिश है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब मिल करके एक अलायंस बनाएं, आपस में सीटों का बंटवारा करें और जनता को एक मजबूत विकल्प दें, ताकि जनता भी क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताए। और इसके लिए हमने सभी क्षेत्रीय दलों से ये भी अपील की है कि आप लोग अलायंस कीजिए। इसके लिए चाहे हमें अपनी सारी सीटों का भी कुर्बान करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जनता को एक मजबूत विकल्प मिले क्षेत्रीय दलों के रूप में। तो आपने राजनीति में जो पदार्पण किया, पत्रकारिता से राजनीति में आप आए, यूकेडी का दामन आपने थामा, ये परियोगिता संयोगिता क्या घटना थी? ये एक स्वाभाविक सी बात थी। हमें लगा कि यूकेडी जैसे 40 साल पुरानी पार्टी है और क्षेत्रीय दल के रूप में एक दल है, भले ही उसके पास अभी संगठन नहीं है धरातल पे, लेकिन एक क्षेत्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड है। तो हमें लगा कि इसको मजबूत किया जाए, एक नया दल बनाने की बजाय। तो हमने बहुत कोशिश की कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी के तमाम सवालों को लेकर के हमने 1 साल से ज़्यादा लगभग यूकेडी में काम किया। मैं यूकेडी के टिकट पे डोईवाला से इलेक्शन भी लड़ा। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी के लेवल पे जो हमारे प्रयास थे वो लगभग असफल रहे वहाँ पर। और जब हमने ये कोशिश की तो फिर हमें और हमारे साथ लगभग 1 दर्जन जो केंद्रीय नेता थे, केंद्रीय पदाधिकारी थे, उनको यूकेडी से निकाल दिया गया। तो फिर हमें मजबूरन फिर हमें लगा कि भई जो हमारा उद्देश्य है वो अलग नहीं होना चाहिए, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमने फिर एक नए राजनीतिक दल का गठन किया कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम चाहते हैं उस तरीके की पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ा जा सके। तो आप जब यूकेडी का हिस्सा बने, हुँ, तो यूकेडी में जाने से पहले आपके मन में हुँ, जो विचार थे, हुँ, पत्रकारिता को त्याग करके हुँ, राजनीति में जाना, तो भारतीय जनता पार्टी भी थी, बीएसपी हुँ, भी थी, कांग्रेस भी थी, हुँ, तो समाजवादी पार्टी भी थी, हुँ। लेकिन आपने यूकेडी की तरफ रुख क्यों किया और बाकी दलों को क्यों विचार में नहीं लाए? उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि पत्रकारिता में रहते हुए हम लोग जो दिल्ली वाले दल हैं, उनकी पॉलिटिक्स को अच्छे ढंग से देख परख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, कि हमें लगा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पे पूरा देश उपनिवेश बन गया था ब्रिटिश का, उसी तरीके से हमारा राज्य भी एक तरीके से दिल्ली वाले दलों का उपनिवेश बन चुका है। यहाँ पर जो दिल्ली वाली पार्टीज़ हैं, वो यहाँ पे राज तो करती हैं, लेकिन उत्तराखंड को उपनिवेश की तरह लेती हैं। यहाँ के जो संसाधन हैं, उनको जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की किसी भी चीज़ के लिए वो सीरियस नहीं है। हम लोग चुन करके तो भेजते हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो जिनको भी हम भेजते हैं, चाहे दिल्ली भेजें, चाहे विधानसभा में भेजें, लेकिन वो हम अपने जनप्रतिनिधि समझ के उन्हें भेजते हैं, लेकिन वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। वो दिल्ली
की कठपुतलियाँ साबित होते हैं, और उत्तराखंड के लिए उनका कोई गंभीर वैचारिक विमर्श नहीं होता, ना उनकी कोई समझ है, ना सोच है और ना कार्य है। तो हमें ये साफ-साफ लगता है कि जब तक दिल्ली से दल यहाँ पर संचालित होते रहेंगे, तो वो दिल्ली के हितों के लिए ही काम करते रहेंगे। जो बड़े नेता हैं, जिनके कहने पे टिकट डिसाइड होते हैं, जिनके कहने पे पोर्टफोलियो डिसाइड होते हैं, जिनके कहने पे जो है यहाँ पर बजट दिया जाता है, तो वो सबका सब जो है उत्तराखंड से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पर रोज़गार उस तरीके से बन पाया, ना उत्तराखंड में उस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को मौके मिल पाए। और हमने देखा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज की डेट में उत्तराखंड एक तरीके से उत्तर प्रदेश की ही खराब कार्बन कॉपी बन के रह गया है। आज तमाम नेता भले ही डेमोग्राफी चेंज के सवाल उठाएँ या अन्य सवाल उठाएँ, तो उसके पीछे सीधे-सीधे कारण वही है कि डेमोग्राफी को भले ही हिंदू-मुस्लिम के नज़रिए से बीजेपी उठाती है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग जो उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड के कल्चर से मेल नहीं खाते, जो लोग उत्तराखंड के लिए सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, उन लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा शुरू हो गया है, उसके कारण उत्तराखंड की पूरी तरीके से जो मूल संरचना है, मूल स्वभाव था, वो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये सब किसने किया? पिछले 20 सालों में, 25 सालों में दिल्ली वाले जो दल हैं, समय-समय पे रहे, 2-3 बार बीजेपी रही, 2 बार कांग्रेस रही, उन्हीं दलों ने ये सब चीज़ें खत्म की हैं, बड़ी तेज़ी से। आज सारे नदी-नाले कब्जा लिए गए हैं, उत्तराखंड के लोगों के साथ हर स्तर पे जो है दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और आने वाले जो परिसीमन है, उसके कारण उत्तराखंड की जो अलग एक पहाड़ी राज्य की जो इमेज थी, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इसका जो सारे नुकसान का जो ज़िम्मेदार है, वो वही लोग हैं जो दिल्ली वाले दल हैं। उत्तराखंड के लोगों ने उनको वोट भले ही राष्ट्रवाद के नाम पे दिया हो, देश प्रेम के नाम पे दिया हो, लेकिन वो सब दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पे संचालित होने वाले प्रतिनिधि बन के रह गए। उत्तराखंड के लिए उनकी कोई सोच कभी डेवलप नहीं हो पाई। नहीं, जैसा आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चले, हुँ, तो उत्तराखंड के विकास के लिए ज़रूरी है कि हुँ, केंद्र का समर्थन ज़रूरी है, हुँ, केंद्र का सहयोग ज़रूरी है। हुँ, तो ज़ाहिर बात है, जनता भी यही सोचती है कि जिसकी केंद्र में सरकार है, हुँ, उसी की राज्य में सरकार बनाई जाए। हुँ, तो ये जो जनता के दिमाग में विचार आता है, हुँ, इस विचार को अगर हम धरातल पर देखें, हुँ। कितना कारगर है और आपका अनुभव क्या कहता है? आम तौर पे ऐसा कहा भी जाता है, और एक जुमला भी है कि ताकि लोग इसमें वोट कर दें। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर दिल्ली में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, वो कभी दिल्ली में अपने आकाओं के पास जो है अपनी आवाज़ नहीं खोल पाते, क्योंकि उनके सुप्रीमो, उनके लीडर्स वहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि अगर यहाँ पे दूसरे दल की सरकार होती, तो वो उत्तराखंड के विषय में ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ाई कर पाते, ज़्यादा बेहतर ढंग से पैरवी कर पाते। लेकिन अगर उत्तराखंड के नेता अगर दिल्ली में ज़ुबान खोलेंगे, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, अनुशासनात्मक नोटिस हो जाएँगे, या उनको उस तरीके से पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर उत्तराखंड में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बार-बार बोलते हैं सभी, अगर ऐसा होना होता जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर उत्तराखंड के जो परिसंपत्ति के बँटवारे हैं, ये कब के हल हो चुके होते। भई यूपी में भी वही सरकार है, दिल्ली में भी वही सरकार है, उत्तराखंड में भी वही सरकार है, तो फिर कमी कहाँ है? आप जगा दीजिए टिहरी डैम का जो मुद्दा था, जो हमें टिहरी डैम का हक मिलना चाहिए था पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे, आज तक नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये मुद्दा सॉल्व करो, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली वाली पार्टीज़ हैं, वो सॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा-सा राज्य है, 5 संसदीय सीटों वाला राज्य है। ये जाए या रहे 5 सीटें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को। तो इसलिए उत्तराखंड के मुद्दों पे कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी सरकार। नहीं, अगर दिल्ली वाली दलों की सरकार ना हो, हुँ, तो यहाँ एम्स भी नहीं आएगा। एम्स खुल गया है, हुँ, आईआईएम काशीपुर में खुल गया हुँ। है, ऑल वेदर रोड बन गए हैं, पूरे पहाड़ में विकास की बयार है। श्री केदारनाथ धाम जी में इतना खर्चा हो रहा, तो केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार है, नहीं, इसलिए नहीं, तो हो पा रहा है। क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार रही है, तब भी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने, तब भी तो एनएच बना, तब भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। ऐसा नहीं है, ये अगर ऑल वेदर रोड हैं, तो फिर टोल टैक्स भी हैं। जनता तो पैसे दे ही रही है। ऑल वेदर रोड बना कौन रहे हैं? और जो प्राइवेट जिस तरीके से यहाँ पे निजीकरण हो रहा है सड़कों का, या टोल टैक्स के माध्यम से, या दूसरी तरीके से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इस राज्य में जिसकी सरकार होगी, अल्टीमेटली कुछ विषय राज्य के होते हैं, कुछ केंद्र के होते हैं। बल्कि हमें तो लगता है कि यहाँ पर अगर उत्तराखंड की रीजनल पार्टीज़ की सरकार होती, तो हम शायद उत्तराखंड के मुद्दों को ज़्यादा बेहतर ढंग से पैरवी कर पाते। अगर केंद्र सरकार नहीं करती, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ के ले लेते। कानून से तो ऊपर कोई भी नहीं है। आज देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम परिसंपत्तियों के बँटवारे के मुद्दों को जीत चुके हैं, लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारा हक नहीं मिला। जो राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं, वो कहती हैं कि साहब हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे।
उसी का तो परिणाम है कि उत्तराखंड के मुद्दे आज तक भी हाशिए पे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब तक यहाँ पे दूसरी पार्टीज़ की सरकार रहेगी जो दिल्ली से संचालित होते हैं, कितना ही विचार मतलब आदर्श रूप से कैसा भी कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो नेता सेंटर में बैठे हैं, वो चाहेंगे और वो चाहते ही हैं कि यहाँ पर जो भी, जैसे वहाँ पे कोई केंद्रीय कृषि मंत्री है या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, वो चाहेगा कि यहाँ का जो राज्य का जो मंत्री है ग्रामीण और कृषि मंत्री, वो उनके रिमोट कंट्रोल पे चले, यहाँ पे जो ठेके हैं उसके आदमी को मिले। और ऐसा हर जगह हो रहा है। आप जल जीवन मिशन में जो बड़े घोटाले हैं क्यों हैं, आप उठा के देख लीजिए, जितने ठेकेदार हैं वो उसी राज्य के हैं जिस राज्य का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। यहाँ पर कृषि और ग्रामीण के क्षेत्र में देख लीजिए, जितने लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिस राज्य के अगर केंद्रीय कृषि ग्रामीण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो सारे ठेकेदार भी वहाँ के हैं। तो इसका बड़ा कारण यही है कि ये उत्तराखंड रिमोट कंट्रोल पे है। आज देख लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी ज़मीनें लीज़ पे दी गई हैं, 0 पैसे लीज़ पे, लगभग फ्री में दी गई हैं, वो सारे बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता हैं। तो इसका मतलब कि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड के संसाधनों पे गिद्ध नज़र है और उसी का दोहन किया जा रहा है। बिल्कुल, आप ये लगा लीजिए ना कि अगर यहाँ से भी कोई आदमी पंजाब में जाके फैक्ट्री खोलता है, तो वो यहाँ का आदमी अपना अपना हित साधेगा ना पंजाब में भी। वो यहीं के लोगों को ले जाएगा पंजाब में, अपने लोगों को वहाँ पे की पोज़ीशन में रखेगा और वहाँ के संसाधनों को अपने जहाँ वो रहता है, जहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वहाँ के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे ही सरकारों ने राज्य को भी अपनी निजी बपोती समझ लिया है। जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस राज्य को भी जनता का राज्य न मान के अपने संसाधनों को बढ़ाने का और अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने का संसाधन मात्र मान लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये राज्य उपनिवेश बन गया है दिल्ली वाले दलों का। नहीं, तो ये भी तो माना जा सकता है क्योंकि आप कल तक एक पत्रकार थे, अब आप एक राजनेता हो गए, तो आपके भी तो निजी स्वार्थ हो सकते हैं। राजनीति में मोटा माल होता है, बड़े ठेके होते हैं, बड़ी रकम आती है, सड़क के ठेके हो, शराब के ठेके हो, खनन के ठेके हो, वो भी एक तरीके से नेताओं की मोनोपोली है। तो कहीं आपके मन में भी तो मोटा कमाई करने का यही दुर्भाग्य है कि ये राज्य आगे नहीं बढ़ पाया इसी सोच के कारण। स्वर्गीय एन डी तिवारी जी कहा करते थे कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो अपने कमाई के साधन अलग रखिए और राजनीति के साधन अलग रखिए। अगर आप जिस राजनीति में हैं, अगर वहीं आप कमाई करेंगे तो आप अच्छी पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे जिस उद्देश्य के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। और ये लंबे समय से यही चला आ रहा है इस राज्य में। आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान भी, जो प्रधान बनता है वही गांव के सारे कामों का ठेकेदार भी हो जाता है, वही ठेकेदारी करने लग जाता है। विधायक में विधायक निधि का कितना ही लोग शोर करते हो, लेकिन विधायक निधि में सबसे कमीशन का एक बड़ा हिस्सा विधायक को भी जाता है। इसीलिए तो विधायक निधि से कमीशन खोरी रुक नहीं रही है। तो जब आप अब राज्य ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, अगर आप उन्हीं संसाधनों को खाने पे लग जाएंगे, उसी को अपनी पार्टी समझ लेंगे, उसी को कमाई का जरिया समझ लेंगे, तो इसीलिए तो ये राज्य विकास नहीं कर रहा। और इसीलिए हमने वैकल्पिक रूप से जब हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली वाले दलों की जो सरकारें हैं, प्लस हमने जिस तरीके से पहले सोचा था कि एक पार्टी को इस तरीके से मजबूत किया जाए, और जब हम लोगों को लगा कि यार ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही आ रही है जैसे, और इसको बदलना से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग एक नई शुरुआत करें। जो हमारा विज़न है पत्रकारिता में रहते हुए, जो हमने देखा है, सीखा है, उसको समाज को कैसे लौटाया जाए। आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन हम पॉलिटिक्स में आए हैं अपना बना बनाया कैरियर छोड़ करके। पत्रकारिता में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत सेटिस्फाई भी थे अपने काम से। पब्लिक में हमारा उसको लेकर के एक रिकग्निशन भी अच्छा था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अगर हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेना है तो हम अपना कैरियर छोड़ के पॉलिटिक्स में आए। और एक बेसिक अंतर मेरे ख्याल से पब्लिक भी देखती है इस बात को कि वो कौन लोग हैं जो कैरियर बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना कैरियर बना बनाया छोड़ करके पॉलिटिक्स में आते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, सिंवल जी ये बताइए, आपका एक बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, आपने बहुत करीब से नेताओं को जांचा परखा है, तो 25 साल की इतनी लंबी पत्रकारिता के सफ़र में वो क्या कारण है कि आज का नौजवान, आज का उद्योगपति, आज का डॉक्टर, आज का अध्यापक, हर आदमी राजनीति में आना चाहता है? क्या वजह? मेरे ख्याल से राजनीति महत्वाकांक्षाओं का क्लाइमैक्स है। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे डॉक्टर हो, छात्र हो, पत्रकार हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई ना कोई जीवन में एक बार पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहता है। और मुझे लगता है कि सभी को एक ना एक बार पॉलिटिक्स में आकर के ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद एक जो लूप है, सोसाइटी से लेना, सोसाइटी से सीखना, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना और वो सोसाइटी को वापस देना अपने समाज को, ये पॉलिटिक्स अपने आप में एक बड़ा अच्छा तरीका है कि
किसी भी माध्यम से आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो समाज में बदलाव के दो ही माध्यम हैं, या तो आप अवेयरनेस और एजुकेशन दीजिए तो समाज में बड़े स्तर पे बदलाव हो सकता है, और या फिर पॉलिटिक्स में दीजिए। आप पॉलिटिक्स में पॉलिसीज़ जो तय करते हैं उसके लिए उससे उसके माध्यम से समाज को आप बड़े लेवल पे बदलाव ला सकते हैं। जो आपका विज़न है उसको आपको इम्प्लीमेंट करने का ज़्यादा बड़ा और सशक्त माध्यम प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी आदमी समाज को कुछ अपना विज़न और अपने अनुभव देना चाहता है, उसको पॉलिटिक्स में एक बार ज़रूर आना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना ये है कि पर्वतजन हुँ, जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से शिव सेमवाल को ब्लैकमेलिंग हुँ, और पीठ पत्रकारिता हुँ, के मजबूत अवसर है, हुँ, और पीठ पत्रकारिता को बढ़ावा देने में हुँ, शिव सेमवाल की पर्वतजन पत्रिका ने हुँ, अहम रोल अदा किया है हुँ, हुँ। कि शिव सेमवाल ने कभी ना कभी अपने हथियार के रूप में ब्लैकमेलिंग कभी कभी इस्तेमाल किया है क्या? देखिए, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेनली ये है कि अगर हमने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होंगे कि जिनके हमने भ्रष्टाचार पे खुलासे नहीं किए, और ऐसे कोई भी सीएम नहीं है। चाहे एनडी तिवारी जी से लेकर लगा लीजिए, विजय बहुगुणा जी से लेकर लगा लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, निशंक जी हैं। ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, जिन्होंने हम पे मुकदमे ना किए हों। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप पूरी एक पार्टी के जो सर्वोच्च लीडर हैं, उनको भी नहीं छोड़ोगे, तो फिर मुकदमे होंगे, और फिर उनका जो काडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लोगों ने तो भगवान को, आसमान को, जजेस को, जो जिसके मन के मुताबिक ना हुआ तो उसे गाली देना तो बड़ा आसान है। तो हमें लगता है कि अगर लोग हमें कुछ कहते हैं, चाहे नेगेटिव कहें, पॉजिटिव कहें, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट लोगों ने हमें इग्नोर नहीं किया, लोगों ने हमें उपेक्षित नहीं किया, लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी। और कई बार हो सकता है कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ ना हुआ, तो कहना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इस बात के लिए बड़े थैंकफुल हैं कि लोगों ने हमें नोटिस किया, और अगर कहीं कोई कमियाँ भी रही होंगी तो लोगों ने हमें भी उसका विश्लेषण करने के लिए, मतलब उस पे ध्यान दिलाने के लिए भी एक काम किया। और ये सारी चीज़ें तो होती हैं, आप अगर पब्लिक उसमें हैं, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, कुछ माइनस होंगी, कुछ प्लस भी लोग कहेंगे। पूरे जीवन काल में हुँ, पत्रकारिता के कैरियर में हुँ। कभी आपने ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया? कोई मतलब ही नहीं होता। हमारा ये कहना रहता है, ब्लैकमेलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि आप देख सकते हैं कि प्रवचन के 20-25 साल के करियर में हमारा ये था कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्रकारिता करिए, और यही कारण रहा है कि बाकायदा आरटीआई में हमें हमें इन पर जानकारी मिल दी है हमने, कि जिसमें हमने बोला हो कि भई प्रवचन के विज्ञापन क्यों बंद है, तो उसमें हमें बता दिया गया कि उच्च मौखिक आदेशों से बंद है। तो इसका हमें बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि भई विज्ञापन बंद करा दिए गए। हमारे एक-एक रिपोर्टर के पीछे एलआईयू लगाई गई, हम पे मुकदमे लादे गए, जेल भेजे गए। अगर हमें ब्लैकमेलिंग करनी होती या सत्ता के साथ मिल के रहना होता, तो बोलते हैं ना कि मैं भी अमीर हो जाता अगर मेरा ज़मीर कमज़ोर हो जाता तो वही तो बात है। तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा क्यों कायम हुआ? क्यों आप इस सरकार के खिलाफ साजिश करने के मामले आप पे लगे? देखिए, राजद्रोह का जो मुकदमा है वो क्यों कायम हुआ, इसका तो जवाब हाई कोर्ट ने दे दिया था। हाई कोर्ट के जजेस ने, जब हम हाई कोर्ट गए कि भई हम पे राजद्रोह का मुकदमा गलत लगा है, तो हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को सुना और बड़ा दिलचस्प फैसला दिया। उन्होंने हमारा मुकदमा तो कैंसल किया, उसको क्वैश कर दिया, और लेकिन जिन्होंने हम पे मुकदमा लगाया था, उनकी जाँच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया था सीबीआई को कि इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी जाँच की जाए। तो वो हाई कोर्ट ने हमें एक तो क्लीन चिट दे दी, और साथ में उसके पीछे क्या मेलाफाइड इंटेंशन था और जिन लोगों का था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीबीआई को दिया था। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये बात आज पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे है, जनता ने भी उस बात को देखा कि किस तरीके से पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और किस तरीके से हम लोग मुकदमे से बाहर आए, और जिनके खिलाफ सीबीआई को आदेश दिया गया था वो किस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट गए अपने मुकदमे को बचाने के लिए। अच्छा, क्या क्या मामला हुआ था ये पूरा? क्यों ये मुकदमा कायम हुआ था? और हमने वो वीडियो भी देखा था कि पुलिस वाले आपके घर गए, बेल बजाई, हुँ, आप आए, आपके साथ उनमें पूरी अभद्रता हुई, वो पूरे वीडियो वायरल हुए हुँ, थे। हुँ। क्या कहानी थी पूरी वो? देखिए, मतलब मुझे लगता है कि पुलिस एक अनुशासित फ़ोर्स है, और आज पुलिस जिसके हाथ में भी होगी वो पुलिस का इस तरीके से इस्तेमाल करता ही है। और हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हमें जिस तरीके से गलत मुकदमे में फँसाया गया, और जिस तरीके से बाद में हमें क्लीन चिट भी मिली उसको लेकर के। लेकिन बात ये है कि भई पुलिस तो ये करती है, तो पुलिस मजबूर है, अनुशासित फ़ोर्स है, पुलिस को जो कहा जाएगा वो करेगी, किसी की भी सरकार हो। लेकिन जब तक खादी खाकी पे हावी रहेगी,
तब तक ना तो अच्छी पत्रकारिता हो सकती है यहाँ पे, ना अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है और ना उत्तराखंड के राज्य का किसी का भला हो सकता है। तो उस समय जो बड़ा कारण था वो भी, इसके पीछे भी यही कारण था कि जिस तरीके से हमें फँसाने की कोशिश की गई, हालाँकि हमें कोर्ट ने बाद में क्लीन चिट दे दी, लेकिन वो कारण यही था कि इनको ये जिस तरीके से रोज़ नए-नए मुद्दे उठाते हैं, नए-नए खुलासे करते हैं, तो एटलीस्ट जो है ये कुछ दिन जेल में रहेंगे, तो कुछ दिन सरकार का कार्यकाल जो है निर्विघ्न बीतेगा, तो उसके पीछे यही एक कारण था। क्या सिमल जी ये माना जा सकता है हुँ, कि जो भी निर्भीक पत्रकार हुँ, होता है या वास्तव में पत्रकार हुँ, होता है हुँ, और जो समाज के लिए पत्रकारिता करता है, हुँ, दिल से पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता को अपना ईमान मानता है, हुँ, पत्रकारिता को अपना धर्म मानता है, हुँ। ऐसे पत्रकारों पे क्या सरकारें शिकंजा कसती हैं? हाँ, कसती है भाई, सरकार सोचती है कि पब्लिक अनपढ़ रहे, पब्लिक को कम से कम मालूम रहे, ये हमेशा ही होता था। यहाँ पे जब टिहरी में राजा होता था, तो वो भी 5 से आगे 5वीं क्लास से आगे किसी को पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो लोग अवेयर होंगे तो लोग सवाल उठाएँगे। तो चाहे राजशाही रही हो, चाहे आज की डेट में लोकतंत्र हो, तो जनता का अवेयर होना, जनता का जागरूक होना, ज़ाहिर-सी बात है कि सरकारों के लिए परेशानी वाला कारण तो बनता ही है। और जब पत्रकार लोग इस तरीके से खुलासे करते हैं, सरकार पे सवाल उठाते हैं, तो किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि अब लोकतंत्र में सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा है, और जब सरकार की जनता में छवि खराब होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चाहे कोई भी सरकार है, बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि हम पे भी ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे जिन्होंने मुकदमे ना किए हों। वो बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सत्ता का चरित्र हमेशा एक जैसा रहता है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पार्टियाँ बदलती रहती यानी हैं। कि जब आप सत्ता में आएंगे आप भी पत्रकारों का दमन करेंगे? नहीं, इसीलिए हमने विकल्प देने की कोशिश की है, एक नई तरीके की पॉलिटिक्स की। अगर हम भी वही करते तो शायद आज हमारे लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, बीजेपी और कांग्रेस में चले जाते। तो हो सकता था कि भई हम बीजेपी और कांग्रेस के रंग-ढंग में रंग जाते। लेकिन जिनके लिए जिनकी पॉलिसीज़ से लड़ते-लड़ते हमने 20-25 साल का सफ़र तय किया, जिनको बदलने के लिए, जब हम लोग खुद नहीं बदल पाए और हमें लगा कि इनसे लड़ने के लिए इन्हीं के तरीके का प्लेटफ़ॉर्म और इन्हीं के तरीके का माध्यम अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए, फिर इसीलिए हमने नई पार्टी बनाई, और हम लोगों की कोशिश है कि जनता इसको अपना समर्थन देगी, और अगर जनता इसमें साथ देती है, तो ये जो सदियों से चली आ रही पॉलिटिक्स है, इसको बदलने में हम लोग कामयाब रहेंगे। अगर मान लीजिए 2027 में आप सरकार का हिस्सा बनते हैं, हुँ। तो आपकी सरकार पत्रकारों के लिए क्या सोच रखती है? देखिए, ये बहुत शुरुआत में जब देश आज़ाद हो रहा था, तब तब ये बात थी शुरू-शुरू में कि पत्रकारों को हमेशा आगे रखा जाता था, और जब भी पत्रकार कुछ इस तरीके के सवाल उठाते थे, तो पत्रकारों को धन्यवाद दिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम रहा हो, जब पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, अखबारों के फ्रंट पन्ने जो हैं ब्लैंक रखे जाने लगे। तो ये पुराना वही दौर आ गया जब अखबार अंग्रेज़ों के टाइम पे साइक्लो स्टाइल करके छपा करते थे, और अगर कोई देख लिया गया अखबार छापते हुए, बाँटते हुए, तो उसको गोली मार दी जाती थी। तो आज कम से कम ये जो दौर है, आज का दौर तो बहुत मुझे लगता है कि स्वर्णिम दौर है पत्रकारिता के लिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सरकारों पे उतनी अधिक निर्भरता नहीं है, जैसे प्रिंट के टाइम पे सरकारों पे निर्भरता ज़्यादा हुआ करती थी, अब कम से कम ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बेहतर समय है, और अगर जो भी पत्रकार अपने ढंग से काम करना चाहते हैं स्वतंत्रता के साथ, वो इससे बेहतर समय पहले कभी नहीं था। अब सरकारों पे निर्भरता नहीं है, तो सरकारों पे निर्भरता ना होने के कारण सरकार के द्वारा दबाव में आना भी काफ़ी कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पत्रकार सवाल उठाते थे, उनको जब उनके चैनलों ने बाहर कर दिया, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने बाहर कर दिया, तो उन्होंने अपने चैनल से स्टार्ट करे, और आज वो बहुत बेहतर ढंग से आवाज़ भी उठा रहे हैं, बहुत मुखर भी हैं, उनको जनता का समर्थन भी प्राप्त है, और वो सोशल मीडिया मोनेटाइज़ेशन से अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि पत्रकारिता का ये स्वर्णिम युग है? हुँ। और स्वर्णिम युग का मतलब ये कि सरकारों ने छूट दी? अगर देखिए। सरकारें छूट नहीं देती, हुँ, स्वतंत्रता नहीं देती, तो हुँ। पत्रकारिता का स्वर्णिम युग संभव नहीं बिल्कुल, था? मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी आपने शुरुआत में भी एक बात कही कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पत्रकारों को काफ़ी सारे पत्रकारों का जो अनुभव है, उनका लाभ लेने की कोशिश की है। उनको अपने सिस्टम में लाने की कोशिश की कि ताकि जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनको अपने सिस्टम में उनका सरकार चलाने में भी उनका लाभ लिया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर जो पब्लिक के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और जो जन संगठन हैं, अगर वो अपना दबाव कायम रखें, तो उसके कारण जैसे कि आपने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम बना।
इसी तरीके से अगर ये पब्लिक की जो दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, अगर ये अपना प्रयास भी जारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए हम लोग और अधिक स्पेस बना सकते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और बेहतर कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भई अगर सोशल मीडिया पे कोई कुछ कहता है तो उसको इतनी सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। कई बार गाइडलाइंस भी जारी होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जनता की भी एक भूमिका है कि वो पत्रकारों के साथ खड़े हों, ताकि जो पत्रकारिता बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वो हतोत्साहित ना हों। अच्छा, वैसे आप क्या मानते हैं, पत्रकारिता एक पेशे के तौर पर या धर्म के तौर पर, हुँ। किस तौर पर ज़्यादा कामयाब मान सकते मुझे लगता है कि प्रोफ़ेशनल अगर चीज़ों को किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा साइंटिफ़िक रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता से समझौता करेगा तो ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, पब्लिक उसे नकार देगी। उसकी विश्वसनीयता 2 मिनट में टेस्ट हो जाती है। आप 25 कई आपने देखे होंगे कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं कि 25 साल तक बहुत बेहतर काम किया, एक छोटी-सी भूल हुई और पूरी छवि, पूरी ख्याति खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी पत्रकारिता के ऊपर भी है और पत्रकार संगठनों के ऊपर भी है कि वो इससे पहले कि सरकार उनके लिए कोई नियम कायदे तय करे, उनको अपनी आचार संहिता खुद बनानी चाहिए। उनको अपनी इफ एंड बट, येस और नो खुद तय करनी चाहिए और ताकि सरकार उन पे दबाव न डाले। हैं? अच्छा, समझ लीजिए जो नेता होते हैं हुँ, पॉलिटिक्स में, तो अपना जो मकसद साधने के लिए हुँ, हुँ, पत्रकारों का भी जम के इस्तेमाल होता है, हुँ, हुँ, सिस्टम का भी जम के इस्तेमाल होता है, हुँ, और राज्य के संसाधनों का भी जम के इस्तेमाल होता है। हुँ, हुँ। क्या आप पिछले 25 सालों में ऐसे कुछ नेताओं के नाम गिना सकते हैं जो वाकई में हुँ। जमीनी तौर पर राजनीति की हो, या प्रदेश के लिए राजनीति की हो, या जैसे नेता होने चाहिए उन नेताओं की परिकल्पना की हो? ऐसे कुछ नेता पिछले 25 सालों में आपने देखे क्या? हाँ, काफ़ी सारे नेता हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि जो कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, वो जन संगठन और इन तमाम चीज़ों में रह गए। लेकिन बहुत सारे नेता हैं, मोहन सिंह रावत गाँववासी उनमें से एक ऐसे नेता थे कि जिनका नाम ही गाँववासी पड़ गया। जो आप सोच सकते हैं कि वो गाँव के लिए कितना सोचते होंगे। मनोहर कांत ध्यानी जी जैसे लोग थे, जो बहुत बेहतरीन नेता थे, बहुत सीज़न्ड लीडर थे, बड़े नैतिक रूप से जिन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। हालाँकि कालांतर में वो स्ट्रीम लाइन से बाहर कर दिए गए, मेन स्ट्रीम से। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं। भुवन चंद्र खंडूरी जी ने काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया था, लेकिन आप कहते हैं ना कि जिस तरीके से वो दिल्ली वाले दलों के साथ थे, तो उससे वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी अपनी ओर से। तो ऐसे कई नेता हैं कि जिन्होंने अपने-अपने टाइम पे अपनी-अपनी ओर से कोशिश की। हालाँकि वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होने के कारण उतना नहीं कर पाए जितना उनसे मतलब उम्मीद की जा सकती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हुँ, कुछ नेताओं के बारे में हुँ, आप क्या सोचते हैं? हुँ, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, हुँ, गणेश गोदियाल जी हैं, हुँ, हरीश रावत जी हैं। हुँ। देखिए, तो गणेश गोदिया जी जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। आपने देखा भी होगा कि हमने भी उन्हें बड़े करीब से देखा है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। वो जो बात होती है वो सीधे कह देते हैं और मुझे लगता है कि वो अच्छा खासा जो मुंबई में उनका जो भी कारोबार है उसको दरकिनार करके वो अगर उत्तराखंड आए, उन्होंने बीच में उनको कई पारिवारिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, मुसीबतों का। लेकिन उसके बावजूद जो उनका धैर्य और जो उन्होंने तप तप है उनका, वो उन्होंने प्रूव किया उसको, चाहे लोकसभा चुनाव में वो हार गए या अभी भी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के हारने के बाद पिछली बार नैतिक आधार पे 1 साल ही हुआ था उन्हें कांग्रेस में अध्यक्ष रहते हुए, इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पे। फिर कांग्रेस ने सोचा होगा कि भई कुछ सोचा होगा तो उन्हें दोबारा से अध्यक्ष बनाया। हम भी सोच रहे थे कि भई इन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए एक बार, क्योंकि उन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया और 1 साल भी नहीं रह पाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेता हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। मुख्यमंत्री भी उनमें से एक हैं जो धामी जी हैं। आप ये लगा लीजिए कि उनका कहना ही है कि वो मछली ज़्यादा फँसती है जो ज़्यादा मुँह खोलती है। और आपने देखा होगा कि मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि धामी जी ने सरकार के खिलाफ कितना ही गुस्सा हो, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने भी एक बात महसूस करते हैं कि धामी जी के अगेंस्ट लोगों में गुस्सा नहीं है। जिस तरीके से उनके पूर्ववर्तियों में उनके बोलने के कारण, उनके कार्यों के कारण, उनके तेवरों के कारण लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी का जो था, जो गुस्सा था पर्सनल, जो पर्सनल गुस्सा था, वो धामी जी के साथ नहीं है।
तो बीजेपी के कारण भले ही बीजेपी कितने लोगों के मुद्दों पे खरी ना उतरी हो, या कई बार पॉलिटिक्स का भी मजबूरी होती है कि भई हम दूसरी पार्टी में तो हमें विरोध तो करना ही है, चाहे कुछ भी करें। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धामी जी का ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनल कोई लोग उनके खिलाफ हैं। ऐसे ही गोदियाल जी के साथ भी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये जानना चाहता हूँ हुँ, कि बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए राजनेता, हुँ, कि उत्तराखंड के राज्य के अस्तित्व के लिए हुँ। ऐसे वो 5 नेता कौन हैं, जिनका राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है? भई मुझे लगता है एक तो मुन्ना सिंह चौहान जी है। हम सोच रहे थे कि इस बार उनको कैबिनेट में लाया जाएगा, और बड़े लंबे समय से हम वेट करते थे कि भई ऐसा नेता विधानसभा में होना चाहिए, इनकी आवाज़ विधानसभा में उठनी चाहिए। अब लेकिन दुर्भाग्य से वो जिस पार्टी में हैं और उस पार्टी की सरकार है, तो वो विपक्ष के नाते भी नहीं बोल सकते और अपनी सरकार के नाते भी कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है राजधर्म में बन जाते हो। कभी उन्होंने एक आध बार बोलने की कोशिश भी की तो अपने बयान वापस ले लिया उन्होंने। तो समय होता है, अगर वो विधायक विधायक होते और विपक्ष के विधायक होते तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तेवरों के साथ हमें दिखाई देते। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब ये उम्मीद कर रहे थे कि भई मुन्ना सिंह चौहान जी को कैबिनेट में होना चाहिए। वो नहीं हो पाए, तो हमने सोचा, हम पहले भी सोच रहे थे कि इनको संसदीय कार्य मंत्री बनाया जाएगा। वो भी मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों की कमी खलती है जब लगता है तो कि मैं आपके मुँह से वो ऐसे 5 नेताओं के नाम सुनना चाहता हूँ, जो आप मानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में रहना उनका बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी हैं और गोदियाल जी हैं खुद, और जैसे धामी जी हैं, ऐसे बहुत कुछ नेता नेता हैं कि मुझे लगता है कि जिनको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। काशी सिंह ऐरी जी हैं, वो अगर उनको उत्तराखंड, भई वो 3-4 बार के विधायक रहे हैं यूपी के टाइम पे, और एक बार सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले नेताओं में से थे वो, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उनके सवाल उठाने के बाद ये एक नियम बनाना पड़ा सदन को कि कोई विधायक एक दिन में कितने सवाल लगा सकता है। तो कई विधायक ऐसे होते हैं, कई जनप्रतिनिधि तो ऐसे होते हैं पूरे 5 साल में 1 सवाल भी नहीं लगाते। उन्होंने इतने सवाल एक दिन में पूछ डाले कि नियम बनाना पड़ा कि कोई कितने सवाल पूछेगा। तो ऐसे लोग विपक्ष में भी हों तो मुझे लगता है कि विपक्ष में उनका रहना भी ज़रूरी है। धाकड़ धामी को 2027 में अगर विपक्ष को पटकनी देनी है, हुँ, तो धाकड़ धामी आसान टारगेट नहीं है। हुँ, सारा विपक्ष बिखरा हुआ है, हुँ। यानी कि धामी जी का काम विपक्ष अपने आप आसान कर रहा है। अब ये बिल्कुल। केंद्र का भरोसा है, पब्लिक में लोकप्रियता है, हुँ, खुद नौजवान है। हुँ, तो यानी कि चुनाव जो होना है 2027 का, हुँ। वो धामी वर्सेस ऑल होगा। देखो, अगर ऑल धामी वर्सेस ऑल भी हो तब भी एक उम्मीद जगती है। लेकिन धामी वर्सेस सब बिखर-बिखर जाएँगे तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई ज़्यादा बेहतर हम लोग कर पाएँगे, क्योंकि जो बीजेपी है वो बेसिकली कॉर्पोरेट पार्टी है और काडर बेस्ड पार्टी है। और बीजेपी की जो अनुषांगिक संगठन हैं, जैसे बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है या आरएसएस है, या ऐसे जो तमाम अनुषांगिक संगठन हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं। वो अपने आप में एक-एक अनुषांगिक संगठन उनका एक-एक बड़ी से बड़ी पार्टी के बराबर उनका मतलब बेस है। तो ऐसे में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हमें भी उस तरीके से ही मजबूत होना पड़ेगा। अभी जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, वो काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। लीडर बेस्ड पार्टी है, वोट बैंक आधारित पार्टी है। और वोट बैंक जो है अलग-अलग पार्टीज़ अपने-अपने साथ बना लेती है। जैसे उनका दलित वोट था, उसको बसपा अपने साथ ले गई। दूसरा वोट था, उसको कोई पिछड़े वालों ने अपनी अलग पार्टी बना ली, किसी ने अलग पार्टी बना ली। तो कांग्रेस से जितने भी आज नई पार्टियाँ आपको दिखती हैं, उसमें एक दर्जनों पार्टियाँ हैं जो कांग्रेस से टूट करके बनी हैं। तो वोट बैंक आधारित पार्टी होने के कारण कांग्रेस का एक तो बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये है कि लीडर बेस्ड पार्टी होने के कारण क्या होता है कि एक-एक सीट पे कांग्रेस के 4-4 बागी हो जाते हैं। तो कांग्रेस में अपने ही विपक्ष की कमी नहीं रहती। अगर कोई एक नेता हो गया तो उसके समकक्ष पैरेलल 4 बड़े नेता हो जाते हैं जो 2 तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो इसके कारण कांग्रेस को नुकसान होता है। इसी तरीके से जो क्षेत्रीय दल है, अगर बूथ पे संगठन नहीं होगा, बूथ पे मजबूती नहीं होगी, संगठन नहीं होगा तो लड़ना बड़ा मुश्किल है। आपके पास तो वक़्त भी नहीं है, और हो सकता है कि धामी जी चुनाव वक़्त से पहले करा दें। हुँ। कि आप लोग देखते रह जाएँगे अगर वक़्त से पहले चुनाव हो गया। आपकी तैयारी नहीं है, विपक्ष तैयारी नहीं है, नहीं, माहौल सरकार के हक में है। देखिए ऐसा होता है कि बीजेपी लगातार 2 टेन्योर सत्ता में रह चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के फुलफ़िल नहीं हुए हैं। और हम लोग भी देख रहे हैं लंबे समय से कि जो बीजेपी से उम्मीदें थी, हमें डबल इंजन कहा गया, जनता को ट्रिपल इंजन बताया गया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि परिसंपत्तियों का बँटवारा वैसे की वैसी है। अब आप लगा लो कि जब 4 साल पूरे हो गए हैं और आप कह रहे हो कि चुनाव होने वाले हैं, अब जाकर के मंत्रिमंडल के 5 पद भरे जा रहे हैं।
अब जा करके दायित्वधारी बनाए जा रहे हैं। तो वो क्यों बनाए जा रहे हैं भाई? वो तो सरकार का और जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान करने के लिए तो है। अगर यही 5 दायित्वधारियों के पद जो है शुरुआत में ही भर दिए जाते तो मुझे लगता है कि वो जनप्रतिनिधि या वो मंत्री जो आज बने हैं, वो अगर 5 साल पहले 4 साल पहले बना दिए गए होते तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा जवाबदेह बना सकते थे जनता के विकास के कार्यों के लिए। उसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। पिछली बार भी लगभग 1/4 पद खाली थे सरकार में, पिछले पिछले कार्यकाल में। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो, जैसे हम लोगों का प्रयास भी है कि सारे राजनीतिक दल एकजुट हों और हमारी कोशिश भी है कि जितने भी क्षेत्रीय दल अगर एकजुट होते हैं, तो उस पे बीजेपी के अलावा अगर कोई दूसरा कैंडिडेट, कोई दूसरा प्रत्याशी किसी भी दल का ना लड़े, तो मुझे लगता है कि हम जनता को एक बहुत बेहतर विकल्प दे सकते हैं। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी मजबूत है, नेता मजबूत है या सरकार मजबूत है? देखिए, जो अभी तक देखने में आया है कि सरकार के मंत्री, विधायक ही सदन में कई बार सवाल उठाते रहते हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नेता बहुत कमज़ोर स्थिति में है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है और उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों को कभी भी मजबूत होने का मौका नहीं दिया गया। आज भी बीजेपी के जितने भी लीडर आप कह लीजिए, वो बीजेपी के बड़े नेता जब यहाँ आते हैं, वो खुद भी इंटरनल मीटिंग्स में कहते हैं कि अगर भाजपा का अगर हमने टिकट हटा दिया, तो तुम प्रधान भी नहीं बन पाओगे। तो वो साफ मतलब ये कहने का मतलब उनका कहने का मतलब ये साफ हो जाता है उनके कहने से भी कि अगर बीजेपी का झंडा ना हो, बीजेपी का डंडा ना हो, तो जो नेता हैं वो बहुत कमज़ोर स्थिति में हो जाएँगे। तो ब्यूरोक्रेसी को ये पता है। उनको पता है कि ये नेता तो 5 साल में आते जाते रहेंगे, हमने हमेशा रहना है। उनको खाना कमाना भी ब्यूरोक्रेसी नहीं सिखाना है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी बड़ी बेलगाम हो गई है। भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगाई है इस सरकार ने। भ्रष्टाचार भी सरकार में काफ़ी इस कार्यकाल में काफ़ी हद तक लगाम भी है और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक की जानी बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि धामी जी का जिस तरीके से अभी तक का कार्यकाल रहा है उसको कह सकते हैं कि एक संतोषजनक है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे जिस तरीके से उम्मीद आम जनता कर रही थी, उस तरीके से अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करप्शन अधिक बढ़ेगा। धामी जी को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दे क्या है? देखिए, मुद्दों पे तो यहाँ न जनता वोट देती है। तो जब जनता ही वोट मुद्दे पे नहीं देती, तो धामी जी को आप किस पे घेरोगे? जनता वोट देती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे, जनता वोट देती है अलग-अलग मुद्दों पे। तो जब तक जनता तय नहीं करेगी कि उसके मुद्दे क्या होंगे, तब तक हम लोग ये तय नहीं कर पाएँगे कि जो जनप्रतिनिधि है उनसे काम क्या कराना है। यहाँ पे अगर काम नहीं होता है या काम पे ध्यान नहीं होता या आप देख सकते हो कि बड़े-बड़े अखबारों में हेडलाइन बनती है कि मज़ार नहीं बनने देंगे, फलाना नहीं होने देंगे। ये कोई मुद्दे थोड़ी हैं। आप मुद्दे ये बोल सकते हो कि भाई आपने इतने हज़ार करोड़ रुपए का जो इस बार का बजट बनाया है, उसका क्या पिछली बार क्या खर्चा हुआ? लैप्स हुआ तो क्यों हुआ? जहाँ खर्चा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आगे आप जो बजट बनाओगे वो किस पे करोगे? अगर ये मुद्दे हों, लेकिन ये मुद्दे कब होंगे? सरकार को पता है, जैसे बीजेपी को पता है कि जनता को क्या चाहिए, जनता वोट किन मुद्दों पे देती है, तो बीजेपी उसको बड़े अच्छे से कर रही है उस काम को। उनको पता है कि अब्दुल को टाइट रखना है तो उन्होंने कहा हाँ जी हम करेंगे, दूसरे को ये करना है उन्होंने काम करेंगे, यूसीसी लाना है ठीक है। यहाँ पे यूजीसी पे अगर ज़्यादा ध्यान होता यूसीसी के बजाय, तो मुझे लगता है कि लोग पढ़ने की दिशा में ज़्यादा काम करते, लेकिन ध्यान यूसीसी पे है, यूजीसी पे नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी खस्ता हाल में है यहाँ पर। हमारी जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखिए, हमारे यहाँ के पढ़े हुए चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे या सरकारी स्कूल हो किस लेवल पे है। यहाँ के जो कुलपति हैं आए दिन हाई कोर्ट के आदेश पे हटा दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार जो मूलभूत मुद्दे हैं चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप देख सकते हो स्वास्थ्य को लेके क्या बुरी हालत है। मतलब स्वास्थ्य माफिया यहाँ पे हावी है, शिक्षा के नाम पे शिक्षा माफिया हावी है। दोबारा से अभी देखो शिक्षा सत्र शुरू हो रहे हैं, जो महंगी किताबें हैं, महंगी फीस है, फीस रेगुलेशन एक्ट नहीं बनाया गया अभी तक यहाँ पर। कितने सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं। लोकायुक्त के मुद्दे पे हाई कोर्ट कितनी बार फटकार लगा चुकी है। लोकायुक्त जैसा मुद्दा अभी तक भी जो 100 दिन में पूरा करने के लिए 2017 में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे। हाई कोर्ट कितनी बार डांट लगा चुकी है, मेरे ख्याल से अभी 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं दिखती। ऐसी स्वास्थ्य के मुद्दे पे आप देख सकते हो उत्तरकाशी का कितना बड़ा मुद्दा हुआ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने किस तरीके से हाथ खड़े कर दिए, दून हॉस्पिटल ने किस तरीके से हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पे जो प्राइवेट जो शिक्षा संस्थान चिकित्सा संस्थान है वो किस तरीके से गैर जिम्मेदार हो गए हैं। यहाँ पर अटल आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा किया जा रहा है, कोई डंडा ही नहीं है।
डंडा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जवाबदेही इसलिए नहीं है कि जनता जवाबदेही मांग ही नहीं रही है, जनता इसलिए वोट दे ही नहीं रही है। जनता कहाँ वोट दे रही है कि आप इस सड़क के लिए वोट दे रही है, जनता स्वास्थ्य के लिए वोट नहीं दे रही है, जनता शिक्षा के लिए वोट नहीं दे रही है, जनता अपने बच्चों को ठीक करने के लिए वोट नहीं दे रही है। तो जनता जिस चीज़ के लिए वोट दे रही है वो हो ही रहा है, वो सरकार कर रही है। अंत में मैं जानना चाहूँगा, गैरसैंण को लेकर हम्म, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हम्म, और उसके अलायंस क्या विचार रखते हैं? देखो साहब, मेरा ये कहना है कि कहीं पे थोड़ा सा रोड ब्लॉक भी होती है ना, जाम भी होता है, तो वहाँ पे चने बेचने वाला भी आ जाता है, चाय बेचने वाला भी आ जाता है, तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट में बिजनेस हो जाता है वहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में राजधानी होगी, गैरसैंण में आना जाना होगा, तो उस पूरे रूट पे कितने सारे वेंडर्स खुलेंगे। एक छोटा सा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर भी अगर आपने वहाँ पर है हमारे उस इलाके में, तो पूरे देश से कितने सारे तीर्थयात्री पर्यटक वहाँ पर आते हैं। तो ऐसा अगर हमारे देश हमारे राज्य की कैपिटल अगर वहाँ पर हो जाए गैरसैंण में, तो कितने सारे लोग केवल अपना धंधा पानी इसी से जनरेट कर लेंगे, सरकार को अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजधानी बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है कि अगर आप कोई ऐसा संस्थान वहाँ पर खोल देते हैं कि जिसके कारण लोगों का सेंटर वहाँ पे हो जाए, आने जाने का, बातचीत करने का, वहाँ पे रहने का, तो मुझे लगता है कि आसपास के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। अब लेकिन सरकार की प्राथमिकता भी नहीं है, और मुझे लगता है कि जनता की भी प्राथमिकता नहीं है। यही कारण है कि आप देखते हो कि जितने उद्योग धंधे हैं सब मैदानों में खुल रहे हैं। अगर सरकार ये तय कर दे कि भाई उसी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलेगी जो यूनिवर्सिटी पहाड़ में जाएगी, तो अब तक मुझे लगता है कि चेहरा ही बदल जाता। आप ही लगा लीजिए कि बागेश्वर जैसी जगहों पे, पिथौरागढ़ में कितनी सोप स्टोन माइंस है, लेकिन अगर सरकार एक बार तय कर लेती कि भाई वो सोप स्टोन वहाँ से खड़िया खनन होता है, वो राजस्थान जाता है, और राजस्थान से सोप स्टोन पाउडर जो टेलकम पाउडर बन के वापस आता है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात हो गई कि यहाँ से विदेश जाएगा सामान, फिर विदेश से बन के बाहर यहाँ इंडिया आएगा। तो ऐसे ही हो रहा है कि बागेश्वर से सोप स्टोन जयपुर राजस्थान जाएगा, वहाँ से टेलकम पाउडर बन के यहाँ आएगा। तो उससे अच्छा ऐसा नहीं होता कि सरकार कहती है कि भाई कोई टैक्स हॉलीडे नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें खड़िया खनन करना है तो वहीं इंडस्ट्री लगाओ। तो मुझे लगता है कि परिवहन भी बच जाता। आप खड़िया ले जा रहे हो पूरा परिवहन करके, फिर वही सामान वापस ला रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप वही सामान बनाते। लेकिन ये पॉलिसीज के लिए ना तो जनता बोलती है, ना ये कभी मुद्दा बनता है पॉलिटिक्स का, और ना कभी इस पर पॉलिटिक्स होती है। सेमल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड में जो बच्चे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं, वो अपना भविष्य कैसे बनाएं, कैसी पत्रकारिता को अपना चुने, उन्हें संदेश देखिए, जो आप देना। पत्रकारिता के जो प्रतीक पुरुष थे गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका बड़ा फेमस उक्ति है कि पत्रकारिता कोई कैरियर नहीं है जो आप बनाओ। अगर पत्रकारिता आपके खून में नहीं है, अगर आपकी जीवन शैली में नहीं है, कि आपके दिमाग में नहीं है कि जहाँ आपने एक काम खत्म किया और वैसे ही आप दूसरा काम पे लग जाते हो, आपके पास थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि डू द वर्क यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू डू द वर्क। तो अगर आपकी जीवन शैली और आपकी हॉबी है, तो फिर आपको पत्रकारिता कैरियर बनाने की जरूरत नहीं है। आप विंसेंट वैन गॉग को देख लो, उसका भाई उसे 7 दिन के पैसे देते था खाने पीने के, और वो पेंटिंग बनाता था। तो वो क्या करता था कि 3 दिन के पैसे से तो खाना खाता था, और बाकी 3 दिन के पैसे से वो कलम और कैनवास और कलर वगैरह लेता था, कुची लेता था। वो डिवोशन पत्रकारिता में होगा तो मुझे लगता है कि सरकार विज्ञापन दे, सरकार विज्ञापन ना दे, ये कैरियर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह तो रहा हूँ कि भाई अंग्रेजों के टाइम पे तो तहखानों में अखबार छपा करते थे, साइक्लो स्टाइल करके, वो घुमाने वाली मशीन जो होती थी, और अगर देख लिया तो गोली मार दी जाती थी। तो उस दौर से तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर हमारे खून में पत्रकारिता है तो हमने कहा यार बहुत अच्छा है, हाई कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, अगर हम सही है। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन ही तो बंद करेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया के कारण मोनेटाइजेशन और हो गया, यूट्यूब पैसे दे सकता है, फेसबुक पैसे दे सकता है, दिक्कत क्या है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन व्यक्ति के खून में होनी चाहिए पत्रकारिता। ये कोई कैरियर नहीं है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो शाम को थक हार के चूर हो जाओगे, फिर कितने दिन चलाओगे। तो मुझे लगता है कि चाहे पत्रकारिता हो या कोई भी काम हो, काम वही करना चाहिए कि जो आपके खून में, जो आपके हॉबी में हो, तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई कैरियर जैसी चीज़ है। सेमल जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता शिव सेमवाल, जिन्होंने एक चीज़ पे तो भरोसा जताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, जाहिर बात है
प्रदेश हित में हो रही हैं, लेकिन दिल्ली के दल के नेता के तौर पे उन पे क्या बंदिशें हैं वो तो मुख्यमंत्री ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन ये सच है कि विपक्ष एकजुट होकर धाकड़ धामी को परास्त करने के लिए एकजुट हो रहा है। शिव सेमवाल भी उसी सेना के एक सेनापति हैं। लेकिन देखना ये कि 27 में ये जितने भी रीजनल दल हैं उसमें राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो या कोई और दल हो, ये सब मिलकर धाकड़ धामी को पटकनी दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये तो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन ये सच है कि जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां उत्तराखंड में हैं उसमें आम जनता को सोचना होगा कि उसे कैसी सरकार चुननी है, कैसे नेता चुनने हैं और प्रदेश का विकास कैसे होगा। इसी के बाद हम अपने आप को ये मान सकते हैं कि राज्य हित में हमने क्या किया है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।